हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। मैम हम एकदम जबरदस्त हैं, शानदार हैं, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया ही रहने चाहिए। चलो शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 2 जो कि है हमारा सेंटेंसेस। उसके टाइप्स क्या हैं, किस तरीके से स्पीचेस होती हैं, उन सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। जो बच्चा जी चैप्टर नामपन का ये वाला, ये ना तो सिर्फ हमारे मॉड्यूल या फिर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, पर ये लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड बढ़ाना चाहते हो तो बस यही है आपका चैप्टर वन स्टॉप सोल्यूशन। तो हम इस चैप्टर को ऐसे पढ़ने वाले हैं कि शायद आज तक आपने ग्रामर पहले नहीं पढ़ी है, सिर्फ बेसिक्स पता है व्याकरण के, बस डिटेल्स में कहाँ पे क्या लगना चाहिए उसको हम समझेंगे अपनी इंग्लिश भाषा के अंदर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ग्रामर क्या है। तो मेरे साथ लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ग्रामर क्या होता है। ग्रामर कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ तरीके का क्या होता है, कुछ स्ट्रक्चर होता है जो कि हम यूज करते हैं अपनी भाषा को समझने लायक बनाने के लिए। तो हम लिखेंगे क्या होता है ग्रामर इज अ सेट ऑफ, क्या होता है, is a set of structural rules। structural rules मतलब कुछ नियम कानून है, और set of structural rules governing the composition of, किस चीज को गवर्न कर रहा है, गवर्न मतलब किस चीज को किस चीज पर डायरेक्ट कर रहा है। ओके, रूल्स गवर्निंग द कॉम्पोजिशन ऑफ, कॉम्पोजिशन मतलब क्या क्या इंक्लूड करता है, कॉम्पोजिशन ऑफ क्या, ऑफ क्लॉज। मैम क्लॉज क्या है, समझेंगे क्या होता है चैप्टर में, सबको ध्यान से, पूरा ध्यान से समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लॉज कॉमा और क्या, फ्रेजेस एंड वर्ड्स। किसके किसके, इन एनी नेचुरल लैंग्वेज, मतलब ऐसे जरूरी नहीं कि खाली इंग्लिश में, कोई सी भी नेचुरल लैंग्वेज में किस तरीके से नियम होते हैं जिनके द्वारा ये क्लोजेस, फ्रेज या वर्ड्स यूज करके हम अपने भाषा में इस्तेमाल करते हैं। इन एनी नेचुरल लैंग्वेज। ओके बच्चा जी, यस मैम। तो ये हमारा होता है ग्रामर। उसके बाद एक सेंटेंस पढ़ेंगे, उसमें कुछ हमारे को नए नए वर्ड्स पता चलने वाले। ये नए नए वर्ड्स हैं क्या, इनको हम डिटेल में समझेंगे। पहले पढ़ते हैं। द टर्म रेफर्स ऑल्सो टू द स्टडी ऑफ सच रूल्स। ग्रामर जो है क्या बोलता है, कुछ इस तरीके के रूल्स भी को भी पढ़ना होता है। इन दिस फील्ड इंक्लूड्स, क्या क्या है, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स एंड ऑफन कॉम्प्लीमेंटेड बाय, मतलब ये तीन चीजें तो हैं ही, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स, कॉम्प्लीमेंटेड मतलब साथ में, बाय फोनेटिक्स, सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स। मैम ये कैसे कैसे वर्ड्स है, हमको समझ नहीं आ रहे, कोई दिक्कत नहीं है, समझेंगे, आइए समझेंगे, इन वर्ड्स को समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स क्या आपके दिमाग में टैंक आ रहा है जो आपके घर की छत के ऊपर रखा हुआ है, नहीं नहीं, ये वो वाला सिंटैक्स नहीं है। सिंटैक्स क्या होता है, किस तरीके से हम वर्ड्स को या फिर फ्रेजेस को अरेंज करते हैं ताकि एक सेंटेंस बन सके किसी भाषा के अंदर। तो हम क्या बोल रहे हैं, अरेंजमेंट ऑफ, क्या अरेंज कर रहे हैं, क्या, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस। मैम फ्रेजेस क्या होता है, वही पढ़ेंगे। वर्ड्स, कुछ शब्दों का इस्तेमाल इस तरीके से कर रहे हैं ताकि एक सेंटेंस मतलब एक वाक्य बन सके किसी भाषा के अंदर, उसको हम सिंटैक्स कहते हैं। ठीक है जी, मतलब अगर मैं कोई वर्ड बोल रही हूँ, कोई सेंटेंस बोल रही हूँ, जैसे मैं एक सेंटेंस बोल रही हूँ, क्या मैं इसको ऐसे बोल सकती हूँ, रही हूं मैं एक सेंटेंस बोल, है ना। तो ये
जो मैंने दूसरा तरीका बोला, रही हूं मैं एक सेंटेंस बोल, ये क्या है, गलत तरीका है, क्योंकि जो वर्ड्स की अरेंजमेंट है वो इस तरीके से नहीं है कि एक भाषा बन सके। बट मैं एक सेंटेंस बोल रही हूँ, ये एक करेक्ट सेंटेंस है। देखते हैं इसका एग्जाम्पल। हमारे पास एग्जाम्पल है जैसे टू द मूवीज वी आर गोइंग, ये क्या है, इनकरेक्ट सेंटेंस है। टू द मूवीज वी आर गोइंग, बट इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, वी आर गोइंग टू द मूवीज। तो ये सिंटेक्स का क्या मतलब है, हम अपने शब्दों को किस तरीके से यूज कर रहे हैं ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके प्यारे बच्चों। ठीक है जी, यस मैम, ये तो इजी था। तो क्या करते हैं, पहले वर्ड समझते हैं फिर लिखेंगे, नेक्स्ट समझेंगे। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है, ये मॉर्फोलॉजी चीज क्या है, ठीक है, समझते हैं इसको भी। क्या होता है, एक ये ऐसा ब्रांच है लिंग्विस्टिक का, लिंग्विस्टिक मतलब भाषा का, लैंग्वेज का, ठीक है, ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक दैट स्टडीज द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड। वर्ड का ढांचा किस तरीके से है वो मॉर्फोलॉजी में हम पढ़ते हैं। ओके, इंग्लिश या फिर किसी और भाषा में किस तरीके से एक वर्ड को तोड़ तोड़ कर उनका मतलब निकाला जा सकता है या फिर मतलब नहीं बन सकता है, वो समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल है अनहैप्पीनेस। अनहैप्पीनेस को हम टुकड़े, ये एक वर्ड है, इसके हम टुकड़े कर सकते हैं, है ना। क्या वर्ड है, हम वर्ड है अनहैप्पीनेस, इसको हमने क्या इसमें तोड़ दिया, एक तो अन हो गया, एक हैप्पी हो गया और एक नेस हो गया। अब ये तीन जो वर्ड्स हैं, जरूरी नहीं इन तीनों का एक मतलब निकले या कोई मतलब निकले। हो सकता है कोई जो वर्ड टूटा उसका वर्ड निकल गया, उसका मतलब निकल गया, बट जरूरी नहीं जो बाकी टुकड़े हुए हों उनका भी मतलब निकले। इसी को हम क्या बोलेंगे, मॉर्फोलॉजी। एक और मतलब, एक और एग्जाम्पल समझते हैं इसका। वॉकिंग, वॉकिंग का क्या हमने क्या किया, वॉक एक हो गया और वॉक हमारे पास एक वर्ड हो गया और इंग हमारे पास दो वर्ड हो गया। और जो ये हमारे वर्ड्स तोड़ते हैं, वर्ड्स टूट कर मतलब निकलना या ना मतलब निकलने को हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी। और जरूरी नहीं कि इंग्लिश भाषा में ही हो, बट हमने इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हम इसको इंग्लिश तक ही सीमित रखते हैं अपनी नॉलेज के लिए। तो हमने बोला सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स क्या था प्यारे बच्चों, सिंटेक्स हमारा ये किस तरीके से हम अपने वर्ड्स को इस्तेमाल कर रहे थे ताकि एक मीनिंगफुल हमारे पास सेंटेंस निकल कर आ सके। करेक्ट, उसका एग्जांपल अब मूवीज वाला एग्जांपल लिया था, करेक्ट, या फिर जो मैं बोल रही थी उसका एग्जांपल लिया था हमने। दूसरा हमने समझा मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब भाषा शैली के अंदर, है ना, क्या होगा, किसी लैंग्वेज के अंदर कुछ वर्ड इस तरीके के होंगे जिनको हम तोड़ सकते हैं, उस स्ट्रक्चर को तोड़ सकते हैं, बट जो टूट रहा है जरूरी नहीं उनका कोई मतलब भी निकले। ओके जी, चलेंगे अब आगे बढ़ेंगे। अब जानना चाहते हैं सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स क्या होता है, ओके जी। तो सिमेंटिक्स मतलब भाषा की स्टडी को हम सिमेंटिक्स कहते हैं। अभी जो सिंटैक्स है और सिमेंटिक्स है इसमें कंफ्यूज नहीं होने का है, इन वर्ड्स को समझेंगे, ठीक है, समझेंगे। क्या होता है, स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज, भाषा की समझ को, पढ़ने को हम क्या बोलते हैं, सिमेंटिक्स। भाषा की समझ को, पढ़ने को हम क्या बोलते हैं, सिमेंटिक्स। इट कैन बी अप्लाइड इन एंटायर टेक्स्ट और टू सिंगल वर्ड्स। पूरे टेक्स्ट पे भी अप्लाई किया जा सकता है सिंटैक्स को, सिमेंटिक्स को सॉरी, और उसके टुकड़ों पर भी किया जा सकता है। ठीक है जी, इसका एग्जांपल समझेंगे। जैसे कि डेस्टिनेशन एंड लास्ट स्टॉप टेक्निकली मीन द सेम थिंग। दोनों का मतलब तो सेम है। डेस्टिनेशन मतलब तो मैं आखिरी जहां पे पहुंचना चाहती हूँ, लास्ट थिंग का मतलब है लास्ट प्लेस, करेक्ट। टेक्निकली दोनों का मतलब सेम है, बट जिसे सिमेंटिक्स समझ आता है वो दोनों का मतलब समझ सकता है, दोनों को शेड समझ सकता है कि कहाँ पे लास्ट स्टॉप यूज होना चाहिए और कहाँ पे हम क्या यूज करना चाहिए, डेस्टिनेशन यूज होना चाहिए। मतलब सेम ही वर्ड के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, उन अलग अलग मीनिंग्स को कहाँ पे हमें इस्तेमाल करना है, उस वर्ड को हम कहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं उसको हम क्या बोलेंगे, सिमेंटिक्स मेरे प्यारे बच्चों। ओके जी, नेक्स्ट समझना चाहते हैं हम फोनोलॉजी क्या होता है। फोनोलॉजी, फोनिक्स से कुछ आ रहा है, आवाज, आवाज, प्रोनाउंस, फोनिक्स
हमने ABCD पढ़ते थे हमारे फोनिक्स से, करेक्ट। तो किस तरीके से कोई वर्ड सुनाई दे रहा है उसको हम फोनोलॉजी ले सकते हैं। जैसे कि आप मेरे साथ बोल रहे हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं बट मेरे साथ बोलेंगे। क्या वर्ड प्रोनाउंस करना है अपन को? बोलो हेल्प्स, बोलो हेल्प्स, बोल रहे हो, बोलो हेल्प्स। नेक्स्ट वर्ड बोलो क्रैब्स, बोलो क्रैब्स। अब दोनों वर्ड्स जब आपने प्रोनाउंस किए, क्या आपको कानों को ये सेम लगे? जब आपने दोनों वर्ड्स प्रोनाउंस किए, क्या आपको वर्ड सेम लगे? नहीं, क्योंकि हेल्प्स में एस की आवाज आ रही है एंड में, है ना। और जब हम क्रैब्स बोल रहे हैं तो जेड की आवाज आ रही है, जी या जेड जो भी बोल सकते हैं आप। अपन जो ये एस है किस तरह की आवाज दे रहा है? जेड या फिर जी की आवाज दे रहा है। ठीक है जी, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिखते हैं, करेक्ट। तो क्या रहा अपन के पास? When you pronounce helps, you get a sound of S at the end. But when you pronounce crabs, it gives a sense of Z at the end. तो कोई वर्ड किस तरीके से बोला जा रहा है और उसका मतलब क्या लिया जा रहा है, साउंड कैसी आ रही है, उसको हम बोलेंगे फोनोलॉजी। एक तरीके की साइंस है, लिखेंगे जब तब पढ़ेंगे, अभी के लिए सिर्फ मीनिंग समझ रहे हैं, ओके। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम जान सकते हैं प्रेगमेटिक्स क्या होता है। व्हाट इज प्रेगमेटिक्स? प्रेगमेटिक्स एक ऐसी स्टडी है कि हाउ वर्ड्स आर यूज, शब्दों का इस्तेमाल करना कैसे है, ओके। और द स्टडी ऑफ साइंस एंड सिंबल्स। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपके पास दो लोग हैं, ठीक है। कौन दो लोग हैं? एक तो है मैडम एक्स, ओके, और ये कौन है? मैडम एक्स। और ये कौन है? मैडम वाई, ओके। अब मैडम एक्स ने बोला, क्या बोला? मैडम एक्स ने बोला कि मैंने एक नई बोट खरीदी है, ओके। तो जैसे ही मैडम एक्स ने बोला मैंने एक नई बोट खरीदी है, मैडम वाई तो बहुत खुश होकर बोलती ओह वाओ, ओके। जैसे ही मैडम एक्स ने बोला मैंने वो बोट खरीदी है, तो उसके दिमाग में अपनी बोट की पिक्चर आ रही है। कैसी बोट है? उसने ये तरीके की बोट खरीदी है, उसके दिमाग में अपनी दिमाग वाली पिक्चर आ रही है, करेक्ट। और जब मैडम वाई को पता चला कि मैडम एक्स ने एक खरीदी है बोट, तो इनके दिमाग में कैसी पिक्चर आ रही है? इनके दिमाग में ऐसी पिक्चर आ रही है। तो दोनों बात सेम चीज के बारे में कर रहे हैं, बट दोनों का मतलब, इंटेंट जो है दोनों का अलग अलग ही हो गया। दोनों का मतलब जो है सेम होने के बावजूद इंटरप्रिटेशन जो है वो अलग तरीके की हो गई, ठीक है। तो ये पिक्चर इनके दिमाग में, मिस्टर एक्स वाई के दिमाग में ये पिक्चर है, मिस मैडम एक्स के एक्स के दिमाग में कैसी ये सी वाली पिक्चर है, ठीक है जी। तो हम बात तो सेम तरीके कर रहे हैं, बट वर्ड्स को कैसे यूज करके किस तरीके से समझा जा रहा है उसको हम प्रेगमेटिक्स बोलेंगे। तो अपन क्या करते हैं, अपन इसको लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? अपन लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो जगह भी लिखी मिली हुई है, इनमें हम लिखेंगे इनके मीनिंग जो भी अभी हमने समझा है। तो मेरे साथ लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्या होता है सिंटैक्स? द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस create well formed sentences, create well formed sentences in a language, in a language। याद है कि किस तरीके से वर्ड्स का इस्तेमाल करके हमने राइट सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट किया था। जैसे हम मूवी जा रहे थे तो हमने उसका एग्जाम्पल देखा था, करेक्ट। फिर क्या है? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ द फॉर्म ऑफ थिंग्स, लिखेंगे द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ थिंग्स, कॉमा, in a particular form, in a particular
फॉर्म, कॉमा शेप और स्ट्रक्चर। याद है अपन को इसका एग्जाम्पल? ये अपन का एग्जाम्पल क्या था मॉर्फोलॉजी का? कि जैसे अनहैप्पीनेस को हमने 3 वर्ड्स में तोड़ दिया था, एक ही वर्ड को 3 विभागों में इसका स्ट्रक्चर तोड़ दिया था, बट हर एक वर्ड का जो स्ट्रक्चर टूटा उसका जरूरी नहीं मतलब निकले। ये था हमारा, क्या था ये हमारा? मॉर्फोलॉजी। करेक्ट बच्चा जी। फिर आपके पास है सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स में मेरे साथ लिखेंगे, इट इज अ लिंग्विस्टिक, इट इज अ लिंग्विस्टिक एंड फिलोसॉफिकल, क्या है? एंड फिलोसॉफिकल study of meaning in a language। मीनिंग इन अ लैंग्वेज। इसका एग्जाम्पल अपन ने क्या देखा था बच्चा जी? अपन ने इसका एग्जाम्पल देखा था जैसे डेस्टिनेशन और लास्ट स्टॉप का मतलब तो सेम है, बट सिंस हमको पता है कि किसी वर्ड को हम किस तरीके से कहाँ पे यूज करना चाहते हैं, डेस्टिनेशन को कहाँ यूज कर सकते हैं और लास्ट स्टॉप को कहाँ यूज कर सकते हैं, वो हमारे को कौन बताता है? सिमेंटिक्स ही बताता है। ओके जी। नेक्स्ट अपन लिखना चाहते हैं फोनोलॉजी। फोनोलॉजी क्या होता है? द साइंस ऑफ स्पीच। लिखेंगे द साइंस ऑफ स्पीच, साउंड्स इंक्लूडिंग स्पेशली मतलब ये स्पेशली मतलब स्पेशल तरीके से है ना। स्पेशली मतलब जब हम इंक्लूड कर रहे हैं तो ये तो खास करके ठीक है। स्पेशली द हिस्ट्री एंड थियोरी ऑफ साउंड्स। एग्जाम्पल याद है ना, इसमें हमने हेल्प्स और क्रैब्स का एग्जाम्पल लेके समझा था, है ना। हिस्ट्री एंड थियोरी ऑफ sound changes in a language or two or more related language। मैम क्या हमारे को ये ऐसे कैसे याद करना पड़ेगा? नो, अपन को रट्टा नहीं मारने का। ये हम डेफिनेशन वैसे लिख रहे हैं जैसे हमारे को इंस्टीट्यूट ने बताई हुई है, हमारे इंस्टीट्यूट में मॉड्यूल में अपन को समझाया हुआ है। बट हमने सिंस समझ लिया है तो हम लिखेंगे वैसे ही जैसे हमें इंस्टीट्यूट ने बोला हुआ है। बट आज तक एग्जाम में इस पे क्वेश्चन नहीं बना है, बट अगर बन गया तो भी हमको चीजें पता है, अगर चीजें समझ आती है तो हम उसको लिख सकते हैं। जरूरी नहीं डिट्टो इसी भाषा में लिखा जाए, बट जब हम लिख रहे हैं, बोल के लिख रहे हैं, तो कुछ तो स्ट्रेन हमारे दिमाग में क्या हो रहा है? स्टोर हो रहा है। और जब हमने समझ लिया है तो हम एग्जाम में लिख पाएंगे। करेक्ट बच्चा जी। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज प्रेगमेटिक्स? प्रेगमेटिक्स क्या होता है? लिखेंगे मेरे साथ, द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक क्या ये लिंग्विस्टिक की ब्रांच है जो डील किसके साथ करती है? डीलिंग विद लैंग्वेज इन यूज एंड द context in which it is used and the context
which it is यूज। जैसे अपन ने इसमें एग्जाम्पल लिया था बोट का, कि मैं बता रही हूँ बोट, मेरे दिमाग में वो बोट आ रही है जो मैंने खरीदी है, बट जिसको मैं बता रही हूँ उसके दिमाग में एक अलग ही पिक्चर दिख रही है। दोनों बात सेम बात के बारे में कर रहे हैं, बट रेफरेंस अलग हो सकता है या इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये रहे हमारे 5 वर्ड जो अपन ने ग्रामर के अंदर सीखे थे। अब पढ़ते हैं कुछ और चीजें ग्रामर से रिलेटेड। ग्रामर क्या है? इज अ सिस्टम ऑफ लैंग्वेज गवर्न्ड बाय रूल्स। कुछ नियमों के आधार पर ग्रामर बनी है। ठीक है, हाउएवर लैंग्वेज डेवलपमेंट डिड नॉट बिगिन फ्रॉम द फॉर्मुलेशन ऑफ रूल्स। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जो भाषा है वो नियमों के साथ ही शुरू हुई थी। ठीक है, लोगों ने पहले बात करनी शुरू करी, और बात कैसे करते थे? वो साउंड से आवाज कैसी आ रही है उससे शुरू किया उन्होंने बात करना। कोई भी लैंग्वेज जो है वो स्टैटिक नहीं होती। स्टैटिक का मतलब सेम। ठीक है, स्टैटिक का मतलब सेम। इट इवॉल्व्स एंड चेंजेस ओवर टाइम। थोड़े समय बाद लैंग्वेज भी चेंज होती रहती है, मॉडिफाई होती रहती है। ओके, इट इवॉल्व्स एंड चेंजेस ओवर अ टाइम। ग्रामर इज सिंपली अ सेट ऑफ रूल्स। क्या है? एक रूल्स का मतलब नियमों का कुछ लेखा जोखा है जो लोग पीपल मतलब जो लोग इस्तेमाल करते हैं आपस में बातचीत करने के लिए। बच्चा जी, ओके जी, चलेंगे। अब यहाँ पर दे रखा है अपन ने थोड़ी सी स्पेस दी हुई है। जो अपन ने यहाँ पे सेल्फ नोट्स हैं, अपन ने यहाँ पर जो विजुअल्स के थ्रू चीजें समझी थी, आप चाहे तो मेरा सजेशन है कि आप लिखिए, ताकि एग्जाम में जब आप रिवाइज करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। आप ये अपने छोटा अपनी लैंग्वेज में ये प्रैग्मेटिक्स तक जो क्या करिए, लिख लीजिए अपने ये सेल्फ नोट्स के अंदर यहाँ पर। ओके, 2 मिनट का पॉज लीजिए और लिख लीजिए ये जो एग्जाम्पल्स है, स्पेशली वो सिंटेक्स से स्टार्ट करिए और फिर लिख लीजिए। ओके जी, लिख लिया प्यारे बच्चों? चलो अब आगे बढ़ेंगे। अब हम जानते हैं सेंटेंस के अंदर या फिर फ्रेज, क्लॉज या सेंटेंस क्या होता है। ठीक है जी, तो हम जानते हैं ये 3 वर्ड्स हमने सुने तो हैं, बट ये शुरू कहाँ से हुए, किसके पार्ट है, ये भी समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा फ्रेज है, क्लॉज है, सेंटेंस है, ये क्या है? 3 स्ट्रक्चरल यूनिट है, जिसके वजह से क्या बनता है? दैट क्रिएट अ मीनिंग इन अ लैंग्वेज। जिसकी वजह से एक भाषा के अंदर कुछ मतलब निकलता है। इन 3 चीजों की वजह से। क्या 3 है? क्लॉज, फ्रेज एंड सेंटेंस। तो पहले जो हमारे को ये 3 वर्ड्स दिए इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेज क्या होता है? फ्रेज क्या होता है? एक तरीके का ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मतलब शब्दों का समूह है। इस तरीके का समूह है जिससे कुछ मतलब तो बनता है, बट पूरा मतलब नहीं बनता है। पहले लिखेंगे मेरे साथ, इज अ ग्रुप ऑफ words that makes sense। मतलब तो निकल रहा है, बट नॉट कंप्लीट सेंस। पूरा मतलब नहीं निकल रहा है। मैम ऐसे समझ नहीं आ रहा है, कुछ एग्जाम्पल बताइए। चलो समझते हैं। इट कैन नॉट स्टैंड अलोन बट कैन बी यूज एज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। पूरा का पूरा तो नहीं हम इस्तेमाल कर सकते, बट एज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, एक वाक्य के पार्ट की तरह हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? फर्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं, ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर। ठीक है, एक और एग्जाम्पल समझते हैं, अंडर द ट्री। ठीक है जी, एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, ब्यूटीफुल ड्रेस। अब जो ये तीनों मैंने शब्दों का समूह जो ये तीनों में लिखा मैंने, ऑन द टेबल मतलब टेबल के ऊपर, बट क्या ऊपर? मतलब तो समझा, बट पूरा मतलब नहीं समझा। जैसे अंडर द ट्री मतलब पेड़ के नीचे, बट क्या नीचे, है ना, ये नहीं अपन को पता। ब्यूटीफुल ड्रेस मतलब सुंदर ड्रेस, बट क्या? मीनिंग तो है, बट पूरा मीनिंग नहीं समझ आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें कुछ
कुछ वर्ड्स अगर इनमें ऐड कर देंगे तो पूरा मतलब निकल आएगा। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। ऑन द टेबल में मैंने कुछ ऐड किया तो ये पूरा मतलब निकल गया। ऐसे ही अंडर द ट्री, चिल्ड्रन आर प्लेइंग अंडर द ट्री, कि क्या हो गया, मीनिंग निकल गया एक मीनिंग वाले शब्द में, बट वो जो वर्ड था, जो समूह था वर्ड्स का, उसमें पूरा मतलब नहीं था, बट हमने कुछ और ऐड किया। तो जो हमारे ये ऑन द टेबल, अंडर द ट्री, ये क्या है, हमारे फ्रेजेस हैं। ओके, ब्यूटीफुल ड्रेस में क्या लिख देंगे, शी इज वियरिंग अ ब्यूटीफुल ड्रेस। तो शी इज वेयरिंग जैसे ही ऐड हुआ इसके अंदर, ये क्या है, हमारा फ्रेज है। जैसे इसके अंदर ऐड हुआ एक मीनिंगफुल सेंटेंस अपन को मिल गया मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको हम बोलते हैं फ्रेज। तो अगर हम इसको लिखना चाहेंगे हिंदी में अपनी सेल्फ नोट्स के लिए, तो लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, सबका मीनिंग तो निकल रहा है, तो बन रहा है पर पूरा नहीं, पर पूरा नहीं। ठीक है जी। और दूसरा एक और पॉइंट लिख लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि कोई 2 वर्ड्स या 3 वर्ड से बना है, कुछ वर्ड से मिला हुआ है, करेक्ट। कोई जैसे ब्यूटीफुल ड्रेस 2 से बना हुआ है, अंडर द ट्री 3 से बना हुआ है, तो कोई 2 या 3 वर्ड से मिलकर बना है, से बना है। यस बच्चा जी, बट अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। कंफ्यूज जैसे कि बट लिखते हैं, बट क्या बट है, कुछ वर्ड्स जिनका मतलब ही नहीं है, कुछ वो फ्रेज नहीं है, जैसे कि सिंगिंग, सिंगिंग इन द, या फिर अंडर ऑन इट। अब ये क्या है, कुछ वर्ड्स का समूह तो है, मतलब ये 3 वर्ड से मिलकर तो बना है, बट इनका कुछ मतलब नहीं है, इनका कुछ मतलब नहीं है, कुछ मतलब नहीं है, नो मीनिंग। तो जिनका मीनिंग ही नहीं है, क्या वो फ्रेज है, नहीं बच्चा जी, वो फ्रेज नहीं है। तो आप ये लिख लीजिए अपने नोट्स में। नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट समझते हैं, ये क्या है, नेक्स्ट क्या है, क्लॉज क्या होता है बच्चा जी, क्लॉज क्या होता है, क्लॉज होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन सब्जेक्ट, क्या करता है, सब्जेक्ट लेता है और प्रेडिकेट लेता है, उसको हम क्लॉज कहते हैं। मैम समझ नहीं आया, ठीक है, चलो इसको भी इजी तरीके से समझते हैं, आएंगे। क्या होता है क्लॉज, क्लॉज होता है जिसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हो, ठीक है, और इट हैज अ कंप्लीट मीनिंग बाय इटसेल्फ। 3 चीजें होनी पड़ेगी किसी भी सेंटेंस को या किसी भी शब्दों के समूह को क्लॉज बनने के लिए। अगर उसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मतलब कुछ वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, दूसरा सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, और तीसरा है उसका जो ये पूरा बना है शब्दों का समूह, इसका कुछ मतलब निकल के आना चाहिए अपने आप में, जरूरी नहीं इसमें कुछ और ऐड करने की जरूरत ना पड़े। जैसे फ्रेज में हमें कुछ और ऐड करना पड़ रहा था उसका पूरा मतलब निकालने के लिए, क्लॉज में अपने आप में वो सेंटेंस जो होना चाहिए मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल समझते हैं, ही प्लेज क्रिकेट रेगुलरली, वो रेगुलरली क्रिकेट खेलता है। तो जो इसमें ही है, ये क्या है, अपन के पास सब्जेक्ट है, प्लेज क्या है, हमारा वर्ब है, और ये अपने आप में ही प्लेज क्रिकेट रेगुलरली अपने आप में क्या बन रहा है, एक मतलब वाला सेंटेंस बन रहा है। तो आप ये छोटा सा यहाँ पर लिख लीजिए अपने पास, यहाँ पे कहीं पे लिख लीजिए, ठीक है जी।
चलिए अब पढ़ते हैं। अ क्लॉज कैन मेक कंप्लीट सेंस ऑन इट्स ओन और मे फॉर्म अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। ये दो तरीके का होता है। क्या दो तरीके हैं? एक तो है मेन या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी पे आश्रित ना हो। दूसरा सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज मतलब जो किसी पे आश्रित हो। डिपेंडेंट का मतलब होता है आश्रित, ना हो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, है ना हो आश्रित हुआ इंडिपेंडेंट और आश्रित हुआ वो हुआ डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट है वो सबऑर्डिनेट है और इंडिपेंडेंट जो है वो क्या है? मेन क्लॉज है। समझते हैं। अ मेन क्लॉज हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट एंड कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ एज अ कंप्लीट सेंटेंस। ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, यू मे सिट मतलब आप बैठ सकते हैं। तो यू जो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, है ना। सिट जो हो जाएगा वर्ब और ये अपने आप में क्या बन रहा है? एक कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है। कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ। तो अपन के पास 3 पॉइंट्स थे। क्या 3 पॉइंट्स थे? एक पॉइंट था कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, वो है इसमें। दूसरा पॉइंट था सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। करेक्ट, सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। ये रहा सब्जेक्ट और ये रहा वर्ब, ठीक है। और तीसरा क्या है? क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए अपने आप में। तो ये तो क्लॉज था। जो क्लॉज है उसी को हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज बनाना, किसी पे आश्रित नहीं है। बट जब आश्रित हो जाएगा तब उसको क्या बोल देंगे हम? डिपेंडेंट या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसका एग्जांपल क्या देख सकते हैं? wherever you like, क्या लिखेंगे? wherever you like। अब क्या है? ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। जैसे कि जो यू है ये क्या है? सब्जेक्ट है अपन के पास। लाइक जो है अपन के पास वर्ब है। बट ये ग्रुप ऑफ सेंटेंस है, एस प्लस वी है। बट क्या कर रहा है? अब कंप्लीट सेंटेंस नहीं है अपने आप में। इसमें हमारे को कुछ ऐड करना पड़ेगा ताकि ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस बनना पड़े, ठीक है। तो मेन क्लॉज इसमें अपन को ऐड करना पड़ेगा। जैसे यू मे सिट, यू मे सिट wherever you want। तो अपन ने जो इंडिपेंडेंट क्लॉज था या फिर एक मेन क्लॉज था वो हमने ऐड किया wherever you like में। wherever you want की जगह wherever you like है ताकि इसका पूरा मतलब निकल सके। ओके जी। तो अपन ने क्लॉज पढ़ा। क्लॉज में 3 चीज होनी चाहिए। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए और अपने आप में एक मतलब निकलना चाहिए। अब ये जो क्लॉज है आप आगे 2 में डिवाइडेड है। एक है मेन या फिर इंडिपेंडेंट, दूसरा है सबऑर्डिनेट या फिर डिपेंडेंट। जो मेन है वही, उसमें सारे रूल्स वही है जो एक क्लॉज के अंदर होने चाहिए। बट जो इंडिपेंडेंट या फिर जो डिपेंडेंट है वहां पर सिर्फ एक पॉइंट मिसिंग है कि अपने आप में एक पूरा सेंटेंस का मतलब नहीं बनता है। उसमें मेन जो क्लॉज है वो ऐड करना पड़ता है एक मतलब निकालने के लिए। ये अपन लिख लेंगे, ठीक है जी। लिख लीजिए इनको, इसको आप अपने स्पेस पे लिख लेंगे। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे आज का लास्ट टॉपिक जो है सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस मतलब कुछ शब्दों के समूह को हम सेंटेंस कहते हैं, जिससे रीडर जो पढ़ रहा है उसे समझ आए कि क्या बात हो रही है, किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है। तो अगर हमें लिखना चाहें इसको तो मेरे साथ लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अ सेंटेंस is a group of words that makes complete sense to a reader। तो ये रहा अपन का सेंटेंस का मतलब। It typically contains a subject and a predicate। सब्जेक्ट ना प्रेडिकेट मतलब एक सब्जेक्ट, एक शब्द है, एक सेंटेंस है जिसमें एक सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है जिससे सब्जेक्ट कंप्लीट होता है ना। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अपन को पता है। इट मे बी अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट हो सकती है, कोई क्वेश्चन हो सकता है। एक्सक्लेमेशन मतलब ऐसे अपन विस्मय बोधक ऐसे
करके जो अपन सेंटेंसेस लिख सकते हैं, कोई कमांड हो सकती है। एंड कंसिस्ट ऑफ मेन क्लॉज मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज, एंड समटाइम्स वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब दो सबऑर्डिनेट क्लॉज का मिक्स करके भी अपन सेंटेंस बना सकते हैं। इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, हमेशा हमेशा किससे स्टार्ट होगा, एक कैपिटल लेटर से शुरू होगा। एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप मतलब जैसे यही सेंटेंस देखते हैं अपन, यही जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। इट से आई जो है कैपिटल रहा और यहाँ पे फुल स्टॉप आया, तो ये क्या हो गया, कंप्लीट सेंटेंस हो गया अपने आप में। A finite verb is an essential component of a sentence. Finite मतलब जिसको काउंट किया जा सकता है, verb मतलब कि क्रिया है ना, जो क्रिया है उसे काउंट की जा सकती है। ये तीनों पार्ट जो होते हैं, ये तीनों चीजें किसमें होनी चाहिए, एक सेंटेंस के अंदर होनी चाहिए। चलो इसमें एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, माई बुक इज ऑन द टेबल। क्या लिखते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल, माई बुक इज ऑन द टेबल। तो ये ऑन द टेबल है, ये तो अपन को पता है फ्रेज है ना, फ्रेज है। माय क्या है, जो माय है ये क्या है, वन का सब्जेक्ट है। जो हमारी माय बुक जो है, माय बुक जो है एंटायर बुक है, जिस बुक के बारे में, जिसके बारे में बात कर रहे होता है वो सब्जेक्ट होता है। माय बुक क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। इज क्या है यहाँ पर, वर्ब है। एम जो है वो किससे स्टार्ट हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, एक कैपिटल लेटर से शुरू हुआ है और किस पे खत्म हुआ है, एक फुल स्टॉप पे खत्म हुआ है। किस पे खत्म हुआ है, एक फुल स्टॉप पे खत्म हुआ है। इसको फुल स्टॉप को अपन डार्क कर लेते हैं। तो अपन ने बोला कैपिटल लेटर से शुरू होता है, फुल स्टॉप पे खत्म होता है। एक स्टेटमेंट हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है, एक्सक्लेमेशन हो सकता है, कमांड हो सकता है, या फिर एक मेन क्लॉज से या फिर कुछ सबऑर्डिनेट क्लॉज से मिलकर बना हो सकता है, और फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। तो ये तीनों चीजें इसमें है। यस मैम। एक और एग्जांपल समझते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। एग्जांपल क्या लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं एक और। द थिएटर इज नियर माई हाउस। द थिएटर इज नियर माई हाउस, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे भी देख रहे हैं द और फुल स्टॉप है यहाँ पर, और ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, मतलब समझ आ रहा है। ये भी क्या है, एक स्टेटमेंट है। ओके, अपन क्या थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल लिखो, व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क, है ना। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है फुल स्टॉप से रिप्लेस हो गया। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये भी एक सेंटेंस है। करेक्ट। आप इसमें फोर्थ एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, हाउ ब्यूटिफुल शी इज, कितनी सुंदर है वो। हाउ ब्यूटिफुल शी इज, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये अपने आप में कंप्लीट मतलब हमारे को समझा रहा है। मतलब आप किसी को देख के कह सकते हैं ना, वाओ हाउ ब्यूटीफुल शी इज, या कितनी सुंदर ड्रेस पहनी है वो। ऐसे कभी कभी बोलते हैं ना, या किसी का बच्चा हमारे को क्यूट लग जाता है तो हम क्या लिख सकते हैं, हाउ व्हाट अ क्यूट बेबी ट्यूलिप इज। मेरी नीस है, उसका नाम ट्यूलिप है, तो मैं उसका एग्जाम्पल लिख रही हूँ। हाउ या फिर अपन लिख सकते हैं, व्हाट अ क्यूट बेबी ट्यूलिप इज। ट्यूलिप किसी का नाम है ना। तो ये क्या बन गया, ये हमारे एक सेंटेंस बन गया। तो आज अपन ने तीन कुछ मेन चीजें समझी। पहले हमने समझा फ्रेज, है ना, जो मतलब तो बन रहा है बट पूरा मतलब नहीं बन रहा है। फिर अपन ने पढ़ा क्लॉज। क्लॉज में तीन चीजें होगी, एक तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, दूसरा सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा, और तीसरा अपने आप में एक पूरा मतलब समझ आता होगा। ये आप पर आगे दो में डिवाइडेड है, एक है पर्पस मेन या फिर इंडिपेंडेंट, दूसरा है सबऑर्डिनेट या फिर डिपेंडेंट। उसकी भी अपन ने एग्जांपल समझे। और तीसरा चीज हमने जो समझी वो है सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, कुछ इस तरीके के शब्दों का समूह होता है जिससे कुछ मतलब निकल सके, और ये इसमें क्लॉज भी हो सकता है और
इस क्लॉज में मेन क्लॉज भी हो सकता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज का कॉम्बिनेशन भी हम सेंटेंस में बना सकते हैं। ये हमारा एक कमांड भी हो सकता है, क्वेश्चन भी हो सकता है, एक्सक्लेमेशन भी हो सकता है, एक स्टेटमेंट भी हो सकता है। स्टार्ट एक कैपिटल लेटर से होगा और एंड जो है या तो फुल स्टॉप से होगा या फिर एक्सक्लेमेशन से होगा या क्वेश्चन मार्क से होगा। वो डिपेंड करेगा कि हम किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों। तो आप इसको लिखिए और आज के लिए अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम ग्रामर की टिपिकलिटीज में जाने वाले हैं, समझने वाले हैं कुछ ऐसी चीजें जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़िए, कोई दिक्कत आएगी तो पूछिए, आपसे हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।